भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दूर्धरधर्षिणि दूर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिनि घोषरते धनुजनिरोषिनि दितिसुतरोषिनि दुर्मधशोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमिणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगन्धिनि कैटभवन्धिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचारधुरीण महाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमिदुमितामर धुन्दुविनादमहोमुखरीकृत निमकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृतमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? कनिशङ्ग हता बटुके कृत चतुरंग बलक्षितिरंग घटत बहुरंग रटत बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना तथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कुकुठो गडदादिकताल कुतूहल गानरते कुटुकट धूकुट धिमितध्वनि धीरमृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर बच्चों, की हाल चाल? गुड मॉर्निंग गणेश, गुड मॉर्निंग रजनीश, गुड मॉर्निंग
हर्षिल गुड मॉर्निंग खुशबू गुड मॉर्निंग मिताली गुड मॉर्निंग उर्मिला गुड मॉर्निंग वाई ए गेमिंग 44 वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है? राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया जी। सर जी आपकी डॉटर का आशीर्वाद दिलवा दीजिए प्लीज। बिल्कुल दिलवा देंगे, बट अभी वो फरीदाबाद गई हुई है, तो फरीदाबाद से जब वापस आएगी तो उसका आशीर्वाद दिलवा देंगे जी। सर मैराथन में जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों होंगे? हाँ मैंने बताया तो है कि पहले दिन जो होगा वो इनकम टैक्स होगा, नहीं पहले दिन जीएसटी होगा, 7 तारीख को जीएसटी, 8 तारीख को इनकम टैक्स और 9 तारीख को जो दोनों की लिमिट्स होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। चलो तो फाइनली 2 सेशन हमारे इस सीरीज के बैलेंस बचे हैं, एक आज वाला सेशन और एक कल वाला सेशन। देन ये सीरीज हमारी जो है नोट फॉर ऑल वाली, वो सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी जी। ठीक है। और आज वाली क्लास में क्या करना है? आज वाली क्लास के अंदर हमें करने हैं केस बेस एमसीक्यूज। भाई आपको था ना कि सर केस बेस एमसीक्यूज करा दो, तो एक बार केस बेस एमसीक्यूज की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम क्या करेंगे, जो इस बार के 2 मॉक टेस्ट पेपर हैं, जो इस बार के 2 मॉक टेस्ट पेपर हैं, उन दोनों मॉक टेस्ट पेपर में जो भी एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं केस बेस एमसीक्यूज, उसको आज हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, नहीं वो मैराथन बना के मैं अपलोड करनी स्टार्ट कर रहा हूं जी। ठीक है। जो आपको मैंने कहा था ना नोट फॉर ऑल वाली सीरीज है, उन सबको मैं मैराथन में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर मैराथन में कन्वर्ट करने के बाद अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने देखा हो यूट्यूब पर, वो अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना, वो अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसको अलग अलग सेशन देखने में दिक्कत आ रही है, वो मैराथन के थ्रू भी काम कर सकता है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाइए। सर एक एएमटी का क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था कि अगर आपको किसी एएमटी के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डाउट है तो आप मुझे वो क्वेश्चन नंबर बता दो, वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निरंजन, बिल्कुल जी हो चुका है। ठीक है। एक बार अगर किसी को फिर बोल रहा हूं, अगर आपको किसी को एएमटी के क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे ये बता दो वो क्वेश्चन कहां पे है और उसका पेज नंबर क्या है, तो कल या परसों उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें बिल्कुल जी। ठीक है मेरे बच्चे। कैश बेस का मतलब ये होता है कि सारे खर्चे कैश बेस पे अलाउड होंगे, अगर आप कैश बेस फॉलो कर रहे हो। एक्चुअल बेस का मतलब ये होता है कि खर्चे जो होंगे वो ड्यू बेस पे अलाउड होंगे, मतलब पैसा मिला या नहीं मिला वो मैटर नहीं करता, अगर वो ड्यू हो चुका है तो वो खर्चा तुम्हें अलाउड हो जाएगा, उसको एक्चुअल बेस कहते हैं। ठीक है। एक्चुअल और मर्केंटाइल एक ही है जी, एक्चुअल और मर्केंटाइल बेसिस जो होता है वो एक ही बेस होता है। ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे इस बार की एमटीपी में जो यहां पर क्वेश्चन बना था वो ये रहा जी क्वेश्चन। आओ जी एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं सारे के सारे बच्चे जी। ठीक है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन चेक करते हैं, यहां पर क्वेश्चन क्या है। आओ जी इधर देखो ध्यान से, यहां पर बात हो रही है मिस्टर सूरज की, यहां पर बात हो रही है मिस्टर सूरज की। अब मिस्टर सूरज है, उसकी एज जो है वो 38 साल की है। इज वर्किंग इन करीम प्राइवेट लिमिटेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। हिज ईयरली पे स्लिप फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज एज फॉलोस। अब यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं? यहां पर वो कहना चाह रहा है अर्निंग, मतलब उसकी अर्निंग कौन कौन सी है, अर्निंग मतलब उसको पैसे कहां कहां से मिल रहे हैं। तो बेसिक पे 6,34,068, फिर डीएनएस अलाउंस दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एचआर आपको दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया हुआ है, फिर यहाँ पे पर्सनल अलाउंस दिया हुआ है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, फिर मेडिकल अलाउंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर बोनस आपको दिया हुआ है। ये उसकी टोटल अर्निंग है जी। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इतना है, प्रोफेशनल टैक्स जो पे किया आपने वो इतना है, इनकम टैक्स जो है वो आपका इतना है, और नेट पेमेंट जो है वो आपकी इतनी निकल के आ रही है। ये अर्निंग एंड डिडक्शन अमाउंट आपको दिया हुआ है जी। फिर वो कह रहा है जी हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, मतलब जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया उतना ही एम्प्लॉयर ने भी आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है बराबर है। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि अगर इसका कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी तक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो जितना 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा होगा उतना हमें एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करना पड़ेगा जी। ठीक है। उसके बाद फिर वो डीए कह रहा है जो आपको दिया हुआ है वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, मतलब जितना भी डी है वो सारा का सारा उठोए वाला है। ठीक है।
उसके बाद फिर वो कहना चाह रहा है ही हैज पेड, उसने क्या किया, ही हैज पेड 55,212 रुपए टूवर्ड्स मेडिकल क्लेम फॉर हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, उसके लिए उसने प्रीमियम पे किया और उसके पेरेंट्स की एज जो है वो 65 साल से ऊपर की है और पेमेंट किया है अकाउंट पे चेक से, तो उसको डिडक्शन जो मिलेगी वो 50,000 तक मिलेगी, 50,000 से ऊपर मिल ही नहीं सकती। तो लिमिट कितनी है, 50,000 की लिमिट है। फिर वो कह रहा है ही हैज 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चे हैं, स्टडिंग इन सैंडलवुड इंटरनेशनल स्कूल, द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ स्कूल फीस पेड फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25। अब वो ट्यूशन फीस पे कर रहा है, एडमिशन फीस पे कर रहा है, बुक एंड स्टेशनरी यूनिफॉर्म की फीस पे कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की फीस पे कर रहा है, फिर कम्यूट कॉस्ट पे कर रहा है, एक्टिविटी फीस पे कर रहा है, टोटल फीस जो पे कर रहा है वो टोटल फीस इतनी जो है वो टोटल फीस पे कर रहा है अपने 3 बच्चों के लिए। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, याद आपको सेक्शन नंबर 80C में अगर कोई पर्सन ट्यूशन फीस पे करता है अपने बच्चों के लिए तो वो ट्यूशन फीस की डिडक्शन वो सेक्शन 80C में क्लेम कर सकता है। बट ट्यूशन फीस जो होती है वो 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस जो होती है वो अलाउड होती है, 2 बच्चों से ऊपर की ट्यूशन फीस जो होती है वो अलाउड नहीं होती है। तो यहाँ पे 3 बच्चे दी हैं तो 2 बच्चों की ट्यूशन फीस जो होगी वो अलाउड हो सकती है, 2 बच्चों से ऊपर की ट्यूशन फीस जो है वो अलाउड नहीं होगी। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। फिर वो कह रहा है मिस्टर सूरज ने डिपॉजिट किए 2 लाख रुपए इन बैंक अकाउंट ऑफ हिज माइनर चाइल्ड 1 के खाते में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फिर 3 लाख रुपए माइनर चाइल्ड 2 के खाते में डाले, 4 लाख रुपए माइनर चाइल्ड 3 के खाते में डाले और बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है 3.5% पर एनम ऑन ईच दिस डिपॉजिट, मतलब अलग अलग डिपॉजिट पे 3.5% का जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है और दिस ट्रांजैक्शन वर मेड ऑन 1 अप्रैल 24, ये सब 1 अप्रैल 24 को किया गया। अब सिंपल सी बात है, इस एफडी से या इस डिपॉजिट से आने वाला इंटरेस्ट जो है वो क्लब हो जाएगा सूरज के हाथ में। भाई माइनर बच्चे हैं तो माइनर की सारी इनकम क्लब होती है, तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो सारा का सारा क्लब होगा और जब भी क्लब होगा तो 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन भी मिलेगी। तो 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन माइनस करने के बाद बैलेंस हमें चेक करना पड़ेगा क्लब कितना हो रहा है। और यहाँ पे 2 बच्चों की लिमिट नहीं है, मैं दोबारा बोल दूं, यहाँ पे 2 बच्चों की लिमिट नहीं है। यहाँ पे अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों के बेस पे ही कैलकुलेशन होगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर वो कह रहे ही हैज इन्वेस्टेड 5,000 इन HDFC यूलिप, HDFC के यूलिप में आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपने LIC लिया अपनी वाइफ के लिए, उसके लिए प्रीमियम जो है वो 10,000 रुपए का है, ठीक है। ही हैज इन्वेस्टेड 12,500 एंड 25,000 टुवर्ड्स NPS टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर वो कह रहे ही हैज ऑल्सो डोनेटेड 50,000 इन PM केयर फंड, फिर PM केयर फंड में 50,000 रुपए उसने डोनेट किए, ठीक है। अब वो कह रहा है मिस्टर सूरज इन्वेस्टेड 40,000 इन एन लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ ट्री इंडिया लिमिटेड ऑन 1 मार्च 2020, ठीक है जी, एट द रेट 200 रुपए पर शेयर, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 24 मतलब 23 जुलाई 24 के बाद द कंपनी बोट बैक हिज 100 शेयर 300 रुपए पर शेयर। ओ माई गॉड, भाई साहब अमेंडमेंट भी दे रखी है, याद है बायबैक वाला। अब बायबैक जब करते हैं तो बायबैक का ट्रीटमेंट तो डीम डिविडेंड के अंदर होता है और जो हमने शेयर खरीदने के लिए पैसे दिए थे वो सारा लॉस हो जाता है जी। तो ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, मतलब यहां पर हमें कैपिटल गेन के अंदर भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और यहां पर हमें अदर सोर्स के अंदर भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब मुझसे वो क्या कह रहा है, कह रहा है सूरज की जो वाइफ है मिसेस सुषमा जो है वो हाउस वाइफ है, ठीक है, मतलब वो कोई काम नहीं करती, वर्किंग नहीं करती, वो हाउस वाइफ है, ठीक है। अब आगे कहता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनका आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा जी। आओ जी अब एक बार 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अलाउंस रिसीव बाय सूरज इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। पहली बात, ऑप्टेड आउट का मतलब क्या है, उसने नॉर्मल रिजीम ली है। तो नॉर्मल रिजीम वाले केस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, नॉर्मल स्कीम वाले केस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, चेक करो। ओनली मेडिकल अलाउंस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आर फुली एग्जम्प्ट, आंसर इज नो, फुली एग्जम्प्ट होते नहीं और वैसे भी मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। ओनली चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जम्प्ट अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड और फॉर 2 चिल्ड्रन। ये जो है वो सही कह रहा है कि नॉर्मल स्कीम वाले केस में 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड की एग्जम्पशन मिल जाती है नॉर्मल स्कीम वाले केस में, ये तो सही कह रहा है जी।
उसके बाद फिर वो कह रहा है ऑल अलाउंसेस रिसीव आर फुली टैक्सेबल ना, ये तो गलत है, वो तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में होता है। इवन डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में भी 4 की एग्जम्पशन मिल जाती है, ये तो गलत ही है। ओनली ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आर फुली एग्जाम, आंसर इज इनकरेक्ट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो वैसे ही टैक्सेबल होता है और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल नहीं होता, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जम्पशन भी मिलती है। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लो जी 2 नंबर हमारे पक्के हो गए हैं जी, ठीक है जी, 2 नंबर हमारे पक्के हो गए हैं। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया जी, ठीक है। अब आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट वुड बी द अमाउंट इनकम चार्जेबल टू इनकम अंडर हेड सैलरी, आपको सैलरी की इनकम निकालनी है, इफ ही पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजिम। लो जी, अगर वो डिफॉल्ट रिजिम में टैक्स पे कर रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वो डिफॉल्ट रिजिम में टैक्स पे कर रहा है, उसके बेस पे उसके सैलरी हेड की इनकम कितनी आएगी वो बतानी है जी। तो आओ जी एक बार, अब डिफॉल्ट रिजिम में अगर वो टैक्स पे करेगा तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अब यहां पे अगर आप चेक करोगे उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 6,34,068 रुपए है, 6,34,068 रुपए यहां पे आपकी निकल के आ रही है। फिर डीए आपका यहां पे निकल के आ रहा है 1,26,814, ये निकल के आ रहा है। फिर एचआरए, डिफॉल्ट स्कीम में एचआरए फुली टैक्सेबल होता है, एचआरए की कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती है, तो 317,040 फुली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। उसके बाद पर्सनल अलाउंस अगेन फुली टैक्सेबल होता है जी, ये तो 088। उसके बाद फिर यहां पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये भी 12,000 में फुली टैक्सेबल है, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में एग्जम्पशन नहीं मिलती। अब डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में एग्जम्पशन नहीं मिलती तो 12,000 पे ये भी जोड़ दिया आपने। फिर मेडिकल अलाउंस अगेन फुली टैक्सेबल है, मेडिकल अलाउंस के अंदर भी एग्जम्पशन नहीं मिलती, पूरे के पूरे 15,000 पे ऐड कर दिए। फिर बोनस मिल रहा है, ये भी पूरा टैक्सेबल है, 20,000 पे आपने यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो उसके बाद एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है तो एम्प्लॉयर भी इतना है। अब ये चेक करते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया 114,132, अब एग्जम्पशन कितनी है 12% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब कितना है 6,34,068 और डीए हमें उटोए वाला ही दिया हुआ है। तो टोटल जो यहां पे निकल के आएगा, यहां पे अगर मैं चेक करूं टोटल कितना आएगा जी, यहां पे आएगा 634,068 प्लस में 126,814 इसका 12%, इसका 12% जो आएगा वो आएगा 91,306 आएगा जी, 913 यहां पे देखता हूं 63068 प्लस में 126,814, तो ये हो गया 760,882 यहां पे निकल के आ रहा है। इसका 12% जो है वो इतना आएगा जी। अब 12% से ऊपर कितना आ रहा है जी, तो माइनस में 114,132, तो बैलेंस आ रहा है 114,132 माइनस में 91,306, ये आ रहा है 22,826 रुपए जी, यहां पे निकल के आ रहा है 22,826 रुपए। ये जो है वो टैक्सेबल हमें यहां पे करना पड़ेगा जी, ठीक है, ये हमें टैक्सेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अब और देखो और कुछ बचाओ, नहीं यहाँ पे एम्प्लॉय वाले का तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपने बेसिक सैलरी ऑलरेडी पूरी ले रखी है, कुछ नहीं होगा। डीए हमने ले लिया, फिर ये तो प्रीमियम है, इसकी डिडक्शन मिलेगी, ट्यूशन फीस का भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर ये डिपॉजिट जो किया माइनर में इसका भी कुछ नहीं होगा, एलआईसी वाले का भी नहीं होगा, एनपीएस वाले का भी नहीं होगा, पीएम केयर फंड का भी नहीं होगा, वो कैपिटल गेन है, कुछ भी नहीं होगा। बस अब इसमें से कुछ नहीं करना, 75,000 की आपको डिडक्शन भी माइनस करनी है। बट एक बार पहले इतना देखते हैं कितना आ रहा है जी। यहाँ पे एक बार नहीं, प्रोफेशनल टैक्स क्यों आएगा भाई, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में, वो डिफॉल्ट स्कीम की बात कर रहे हैं जी। अब 634,068 प्लस में 126,814, तो 126,814, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे निकल के आ रहा है 317,040, फिर यहाँ पे 19,200, फिर यहाँ पे 509,088, ठीक है। उसके बाद फिर 12,000, फिर यहाँ पे 15,000, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ रहा है 20,000, फिर यहाँ पे 22,826, यहाँ पे आ रहा है जी 16,76,036 आ रहा है जी, 036 आ रहा है, 036 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें 75,000 पे यहाँ पे माइनस कर देंगे, अब 75,000 पे यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 16,01,036, 16,01,036
ये आंसर आ रहा है 16,01,036, ये आंसर निकल के आ रहा है जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है जी। एक बच्चा कह रहा है सर प्रोफेशनल टैक्स ऐड तो होगा ही ना, क्यों ऐड होगा भाई? नहीं, क्यों ऐड होगा प्रोफेशनल टैक्स? वो कब ऐड होता है? जब एम्प्लॉयर से मिला हो। यहां पे उसने कहां पे दे रखा है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने कहां दे रखा है? डिडक्शन में। तो सिर्फ जमा करवाने वाली बात हो रही है, एम्प्लॉयर से तो कुछ मिला ही नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर से कुछ मिला ही नहीं है, तो ऐड कैसे करोगे आप? ठीक है ना, ऐड कैसे करोगे? ऐड तब होता है जब यहां पे वो अर्निंग वाले पॉइंट में भी लिखा होता कि प्रोफेशनल टैक्स मिला भी है। तो सिर्फ डिपॉजिट है तो सिर्फ माइनस की बात होगी, बट यहां माइनस होगा नहीं क्योंकि वो डिफॉल्ट स्कीम लेके बैठे हैं। डन। चलो जी, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। अब वो टीडीएस की बात कर रहा है, ठीक है जी, बाय क्रीम प्राइवेट लिमिटेड ऑन सैलरी पेड। ठीक है जी, अब सैलरी पर कितना टीडीएस टू मिस्टर सूरज अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम इफ ही हैज नॉट इन्फॉर्म अबाउट हिज अदर इनकम टू हिज एम्प्लॉयर। लो जी, अब बताओ टीडीएस कितना कटेगा यार, बताओ कितना टीडीएस कितना कटेगा। और डिफॉल्ट स्कीम ले रखी है और वो कह रहे हैं एज्यूम करो इसके अलावा कोई तुम्हारी दूसरी इनकम है ही नहीं। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, अब तुमने सैलरी निकाली 16,01,036, 15 लाख रुपए। भाई साहब कितनी तेज बारिश आ गई, बारिश ने तो इस बार कमाल कर रखा है यार। 15 लाख इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है जी, 15 लाख आपने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है जी, 15 लाख आपने इसमें से माइनस कर दिया। अब 15 क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि 15 से ऊपर वाली इनकम पे 30% है, तो 15 लाख तक तो 1,40,000 है ना भाई, 15 लाख तक 1,40,000 फिक्स है, 15 से ऊपर वाली इनकम पे 30% है, तो 16,01,036 माइनस में 15 लाख, उसका 30%, तो ये हो गया 30,311 भाई, 16,01,036 माइनस में 15 लाख, तो हो गया 10,10,036 का 30%, तो इतना आ गया, और इसमें 1,40,000 आ गया, तो ये 30311 प्लस में 1,40,000, तो ये आ गया 17, कितना आ गया जी, 170311 आ रहा है, इतना आ रहा है ना, 170311 इतना आ रहा है जी। अब इतना टैक्स आ रहा है, डिवाइड बाय 12 करूंगा तो इतना टैक्स निकल के आ रहा है, बस इतना टीडीएस कटेगा। ये कैसे आ रहा है 177120 कैसे आ रहा है यार, मेरे तो दूसरा आ रहा है 16,01,036 माइनस में 15 लाख, उसका 30% प्लस में 1,40,000। अच्छा हाँ, 4% सेस भी तो है, 4% सेस भी तो लगेगा भाई मेरे। वन सेवन सेवन वन टू थ्री, हाँ वही मैं कहूं, 4% यहाँ पे सेस भी तो एप्लीकेबल होगा, 4% सेस भी तो लगाना है, 4% सेस, 170311 प्लस में 4% सेस, हाँ तो 177123 राउंड ऑफ करने के बाद इतना ही आएगा जी। ठीक है, ये सही है बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें 4% सैलरी वाले केस में तो सेस भी ऐड होता है ना, याद करो सैलरी वाले केस में हम सेस ऐड करते हैं, याद है वो टीडीएस वाला डायग्राम कि अदर पेमेंट में डिपेंड करता है अपने पेमेंट की किसको है। एनआर वाले केस में सेस ऐड करेंगे, रेजिडेंट वाले केस में नहीं करेंगे, बट सैलरी वाले हर केस में सेस ऐड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सेस ऐड करूंगा तो यहाँ पे 170311 प्लस में 4%, तो ये आएगा 177123। अब राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद आपका इतना निकल के आ जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है दीपक, देखो टीडीएस सैलरी पर कैसे करता है, टीडीएस सैलरी पर करता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। अब मतलब क्या है कि जो तुमने सैलरी की इनकम इतनी निकाली, इस पे तुम टैक्स निकाल लो, टैक्स में 4% सेस जोड़ दो, तो जो अमाउंट आएगा उतना टीडीएस कटेगा। अब इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हर महीने इतना इतना टीडीएस कटता रहेगा आपका जी, तो ये पॉइंट निकल के आएगा बस। ठीक है, चलो
अब यहाँ पे अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखो जी। कह रहा है एज्यूमिंग फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ये ध्यान से पढ़ना जी। कह रहा है एज्यूमिंग फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, answering this question only, that no contribution is made by सूरज and his employer towards provident fund, मतलब ये आप एज्यूम कर लो कि प्रोविडेंट फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन ना एम्प्लॉयर ने किया ना एम्प्लॉय ने किया। ठीक है, इस क्वेश्चन, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज अवेलेबल टू मिस्टर सूरज अंडर चैप्टर 6 से, मतलब कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी अंडर चैप्टर 6 से फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब उसने 115 बीएससी नहीं लिया। ऑब्वियस बात, अगर 115 बीएससी लेता तो चैप्टर 6 से की डिडक्शन मिलती नहीं भाई, 2-3 तो मिलती ना, 80 सीसीएस 2 मिलता, वो यहां पे है नहीं। ठीक है, उसके बाद यहां पे फिर आपका 80 जेजे डबल ए मिलता, वो भी आपका यहां पे है नहीं, और 80 सीसीडी 2 मिलता, वो भी आपका यहां पे है नहीं। तो ये बात तो उसने कंफर्म कर दी कि नॉर्मल स्कीम ली है, तो नॉर्मल स्कीम ली है, तो डिडक्शन बताओ ये एज्यूम करके कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया जी। तो मेरे को बताना डिडक्शन कितनी निकल के आ रही है जी। तो आपके सामने यहां पर है, तो थोड़ा ट्राई करते हैं आओ जी। तो डिडक्शन में क्या क्या आएगा जी, ये तो इग्नोर करना है। ठीक है, और बताओ यहां पे, एक तो ये मेरे ख्याल से 50,000 पे ही आ जाएगा जी, है ना। मेडिकल इंश्योरेंस का 50,000 पे ये निकल के आएगा, 50,000 पे आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस का। ठीक है, और देखो यहां पे कौन सा निकल के आएगा जी। उसके बाद यहां पे ट्यूशन फीस जी, अब 2 बच्चों की ट्यूशन फीस भी अलाउड होती है जी। अब 2 बच्चों की ट्यूशन फीस भी अलाउड होती है, तो 30 और 37 67,000 रुपए की मान लो ट्यूशन फीस 80C के अंदर आ गई। ये भी ध्यान रखना है कि 80C में 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो 80D लिख लेता हूं और ये मैं 80C लिख लेता हूं। उसके बाद ये तो माइनर बच्चे वाला, इसको छोड़ दो। ही इन्वेस्टेड 5,000 इन HDFC यूलिप, तो यूलिप वाले केस में तो डिडक्शन मिलती नहीं है, और LIC वाले केस में 10,000 की जो है वो 80C में यहां पे डिडक्शन मिल जाएगी जी। उसके बाद देखो फिर यहां पे 12,500 और 25,000 एनपीएस, वैसे एनपीएस 80CCD में आता है अगर आपको याद आ रहा हो, वैसे एनपीएस जो है वो 80CCD में आता है, याद आ रहा है आपको, बट टीयर 1 और टीयर 2 वाला 80C में आता है। हाँ जी, टीयर 1 और टीयर 2 वाला 80C में आता है, याद आ रहा है। 80C में जब अमेंडमेंट आई थी वहां पर हमने एनपीएस कवर किए थे, और एनपीएस सारे कवर नहीं किए थे, जो टीयर 1 और टीयर 2 वाले एनपीएस थे वो हमने 80C में कवर किए थे। तो ये 80C की लिमिट आएगी 12,500 और 25,000, तो 25,000 ये भी 80C में आता है, और ये 12,500 भी 80C में आता है जी। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। और देखो पीएम केयर फंड वाला जी। अच्छा, पीएम केयर फंड वाला कितना आ गया, पीएम केयर फंड वाला आ गया 80G, पीएम केयर फंड वाला आ गया 80G जी। अब पीएम केयर फंड में 80G में आ गया कितना है, 50,000 पे 80G में आ गया, और पीएम केयर फंड तो पूरा मिलता है जी, पीएम केयर फंड तो पूरा मिलता है। उसके बाद देखो यहां पर जी, उसके बाद देखो यहां पर, उसके बाद बस ये तो कैपिटल गेन की यहां पे और अदर सोर्स की बात हो रही है, बस और कुछ तो है नहीं जी। तो एक बार चेक करना डिडक्शन कितनी आएगी जी। 50,000 प्लस में 67,000 प्लस में 10,000 प्लस में 25,000 प्लस में 12,500 प्लस में 5,000, 2,14,500 रुपए आएगा जी, 2,14,500 रुपए। सर मोर बेनिफिशियल चाइल्ड, हाँ तो एनी 2 बच्चे, तो एनी 2 बच्चे में क्या हो रहा है 30-87। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ पे ट्यूशन फीस ज्यादा है 40,000 पे, तो 40 और 37 क्या इन दोनों की डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, वैसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं जी। 40 और 77,000 पे आएगा 77, तो यहाँ पे 10,000 पे और बढ़ जाएगा, फिर 2,24,500 आएगा। एक बार चेक करते हैं जी, यहाँ पे 2,39,500, 2,14,500, 2,50, 2,04,500। ऑप्शन तो भाई साहब वैसे दो आता है जी,
सुकन्या समृद्धि तो आएगा ही, सुकन्या समृद्धि तो 80C में ही आता है। नहीं अब बी तो होगा, बट फिर मोर बेनिफिशियल तो नहीं आ रहा यार। फिर मोर बेनिफिशियल के बेस पे तो यहाँ पे आंसर 224,500 होना चाहिए था, मोर बेनिफिशियल जी। यूलिप नहीं आएगा यहाँ पे, यूलिप नहीं आएगा। यूलिप का ट्रीटमेंट तो कैपिटल गेन में चला गया ना। चंदन बेटे एमसीक्यू से कर रहे हैं यार, एमसीक्यू से कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर, एक मिनट रुकना, इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ, एक मिनट रुको। आंसर दिया हुआ है बी, तो आंसर अगर बी दिया हुआ है 214,500 दिया हुआ है जी। 214,500 बी दिया हुआ है, 214,500 दिया हुआ है यहां तो आंसर। नोटिफाइड यूलिप आती है तृष्णा, सारी यूलिप नहीं आती 80C में मेरे बच्चे, 80C में नहीं आती। आप मेन बुक से पढ़ो, चार्ट बुक तो सिर्फ रिवीजन के लिए ना, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो यहां पे आंसर फिर 214,500 ही निकल के आ रहा है जी। आंसर दो जो इन्होंने फिर अब दो जो, अगर मैं यहां पे 77,000 लेके चलता हूं, तो अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूं तो फिर आंसर मैच नहीं हो रहा। सर पॉइंट एफ कंसीडर नहीं किया है, ABCDE एफ पॉइंट कंसीडर नहीं किया, तो एफ पॉइंट कंसीडर क्यों नहीं किया जी? एफ पॉइंट तो यहां पे आएगा, 10,000 की डिडक्शन मिलेगी, उसकी वाइफ वाले केस में तो मिल जाती है, वाइफ वाले केस में तो डिडक्शन मिल जाती है। चलो एक बार इस पॉइंट को मैं दोबारा से चेक करूंगा, एक बार इस पॉइंट को मैं दोबारा से चेक करूंगा, कहीं इन्होंने कुछ कोरिगेंडम बना के दे रखा हो, तो एक बार इस पॉइंट को हम दोबारा चेक करेंगे, ठीक है ना। एक सर 80C की लिमिट तो क्रॉस हो रही है, कैसे क्रॉस हो रही है भाई? 80C की लिमिट कैसे क्रॉस हो रही है बताना मुझे। 1.5 लाख की लिमिट होती है, कैसे क्रॉस हो रही है? इन तीनों को इनको मिला के तुम्हारी 1.5 लाख क्रॉस हो गई। हेलो भाई साहब, इनको मिला के 1.5 लाख तुम्हारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 1.5 लाख की लिमिट कहां क्रॉस हुई है बताओ ना। इनको मिला के 1.5 लाख की लिमिट क्रॉस ही नहीं हो रही, कहीं भी क्रॉस नहीं हो रही जी। ठीक है चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ सूरज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स। उसने नॉर्मल स्कीम ली है, अब बताओ कितनी क्लबिंग होगी जी। सारे बच्चे बोल देना, इस केस में आप मुझे इसका आंसर दोगे, बताओ कितनी क्लबिंग करूंगा जी। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो कितनी क्लबिंग करूंगा। नहीं सिमरन उस केस में फिर नीड नहीं है। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, थैंक यू। हाँ जी फटाफट से बताओ, अब इस केस में बताओ कितनी इनकम क्लब करनी है हमें, इस केस में कितनी इनकम हमें क्लब करनी है। मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बता दो कितनी इनकम इस वाले केस में क्लब करनी है। विशाल मतलब एक सीरीज तो पूरी देख लो यार, कोशिश करो पूरी जितना देख सकते हो, नोट फॉर ऑल वाली जी। दीपक टीयर 1 टीयर 2 में 80C के अंदर मिलती है और वो 1.5 लाख की लिमिट के अंदर आती है, वो ना 1.5 लाख की लिमिट के अंदर आती है, ठीक है। 27,000 रुपए की मिलती है जी, 27,000 रुपए की। यहाँ पे बच्चा कह रहा है आंसर आएगा 27,000 रुपए। कैसे 27,000 रुपए निकाला यार, 27,000 रुपए कैसे निकाला एक बार मेरे को बताना, 27,000 कैसे निकला आपका। यहाँ पे पहली बात तो कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख का 3.5% कितना होगा, 2 लाख का 3.5%, ये हो गया 7,000। फिर 3 लाख का 3.5%, ये हो गया 10,500। फिर 4 लाख का 3.5%, ये हो गया 14,000। तो ये 14,000 प्लस में 10,500 प्लस में 7,000, ये हो गया 31,500।
अब 1500 रुपए पर चाइल्ड, तो 4500 आपने माइनस कर दिया, हर चाइल्ड है ना, 3 बच्चे हैं तो 4500, हाँ ठीक है 27,000 डन। 27,000 पे इसका आंसर निकल के आएगा जी, परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया जी। अब इसमें आओ जी, पॉइंट नंबर डी में आओ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, चेक करो क्या है जिसका। कह रहा है व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर सूरज बाय ट्री इंडिया लिमिटेड ब्रॉड। अब बताओ बायबैक वाले केस में क्या होगा भाई, बायबैक वाले केस में जितना बायबैक प्राइस है उतना तो डीम डिविडेंड है, और जो दिया वो लॉस है। अब मेरे को एक बात बताना, 100 शेयर बायबैक किए 300 रुपए के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से कितने शेयर बायबैक किए, यहां पे एक बार चेक करना, 100 शेयर आई थिंक उसने बायबैक किए हैं, यहां पे लिखा हुआ है ये रहा, तो यहां पे वो 100 शेयर बायबैक है 300, तो भैया 300 और 100 तो ये 30,000 पे तो तुम्हारा डीम डिविडेंड है, और तुमने खरीदा कितने का था 200 रुपए, तो 200 मल्टीप्लाई 100 20,000 पे तुम्हारा लॉस है जी, तो 20,000 पे तुम्हारा लॉस है, तो बताओ क्या दिक्कत आ रही है जी। अब ये देखो जी 30,000 पे टैक्सेबल डीम डिविडेंड और 20,000 पे तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आएगा यार। डन जी। 1500 रुपए की लिमिट डिफॉल्ट स्कीम के अंदर नहीं मिलती, बट उसने कहा था ना ऑप्टेड आउट, तो ऑप्टेड आउट का मतलब है उसने डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली है, डिफॉल्ट स्कीम से बाहर आ गया, मतलब नॉर्मल स्कीम ली है। सर एएमटी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 5 में क्वेश्चन 1 है, ठीक है जी, कल करवा देंगे उसको। सीमा एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मॉडल टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन 1 एक बार कमेंट बॉक्स में दोबारा डाल देना। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगला देखो, यहां पर ये तो बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है यार, वगैरह 7 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो भाई साहब वो जो हम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करते तो उस पर तो आप सब जानते हो वो 78% टैक्स लगता है ना, उस पर 78% टैक्स लगता है, याद है 60% हो गया, फिर सरचार्ज हो गया, फिर सेस हो गया, तो यहाँ पे 7 लाख रुपए का 78% अगर मैं निकालूंगा तो 78 5,46,000 रुपए, ये आंसर आएगा, ये तो सी है, तो बिल्कुल ही फ्री के नंबर है। बताओ 2 नंबर भाई साहब, ये तो फ्री के नंबर है, अगर मेरे ख्याल से पेपर के अंदर बन जाए तो फ्री के नंबर है, तो वैसे बनेगा नहीं। अगले पॉइंट पर आओ जी, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सच्ची है। अब कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, एडवांस टैक्स इज पेबल ओनली इफ टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आंसर इज नो। एडवांस टैक्स लायबिलिटी अराइज ओनली हुज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आंसर इज नो। राम एंड सन्स HUF हैज टू पे एडवांस टैक्स इफ एडवांस टैक्स इज पेबल 10,000 और मोर, आंसर इज यस। मिस्टर सुरेश ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव 44 ADA इज टू रिक्वायर 4 इंस्टॉलमेंट, आंसर इज नो, यहां तो 1 इंस्टॉलमेंट होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान दो जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं, पक्का पक्का जी। तो अब जाके मॉक टेस्ट पेपर 1 के हमारे सारे MCQs जो है वो यहां पे खत्म हो चुके हैं जी, ठीक है जी। तो ये हमारे MTP 1 के इस बार के MCQs थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां पे आ जाओ दूसरे वाले पे। अच्छा अब मेरे को ना ऐसा लग रहा है, अब तुम मुझे बताना, मैं श्योर नहीं हूं, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये तो हमने कर लिया था, मतलब ये तो हमने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में कर लिया था, आप मुझे बताना, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है ये तो हमने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में ना कर लिया था। हाँ जी, आप देख के बताओ, मतलब मेरे को ऐसी फील आ रही है कि हम कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना नोट फॉर ऑल में, तो ये हमने किया था। आपको मैं थोड़ा सा याद करवा देता हूं जी, मतलब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि जब मैंने इसके क्वेश्चन पढ़े ना, ये याद करो कैपिटल गेन वाला इसके अंदर मैंने निकाले थे, ये वाला मतलब शेयर्स वाले केस में भी कैपिटल गेन निकाले थे, याद है कुछ आपको, ये हमने कर लिया था ना, ये हमारा हो गया था। तो इसने नहीं किया तो एक बार नोट फॉर ऑल वाली सीरीज अगर तुम देखोगे ना, ये वाला हम कर चुके थे, मुझे पक्का पक्का याद आ गया जी, ठीक है ना, मुझे 100% याद आ गया कि ये तो हम कर चुके थे कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन, मैंने कैपिटल गेन के साथ में करवाया था इसको। हाँ देखो सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर कर लिया था, ठीक है ना, इसको मैं दोबारा से नहीं करा रहा, एक बार बट ट्राई कर लेना खुद, एक बार दोबारा से ट्राई कर लेना, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार दोबारा से ट्राई कर लेना, हो जाएगा तुमसे, ये हमने वैसे कर लिया था जी, ठीक है। अब एक बार फटाफट से आओ इस क्वेश्चन के ऊपर आओ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है मिस्टर आरव देसाई हैज 2 बिजनेस यूनिट
उसकी दो बिजनेस यूनिट है। एक तो यूनिट 1 इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही इंकर्ड एन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ 1.5 लाख रुपए पेबल टू मिस्टर राज रेजिडेंट। हाउएवर टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, द टीडीएस वाज लेटर डिडक्टेड ऑन 15 अप्रैल 2025। मतलब अगले साल टीडीएस काटा और डिपॉजिट किया 17 मई को। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है भाई, इस साल टीडीएस काटना चाहिए था, आपने इस साल टीडीएस नहीं काटा। अब इस साल टीडीएस नहीं काटा तो वो खर्चा 30% डिसअलाउड होगा, 70% खर्चा वो अलाउड होगा। याद है आपको? मैं थोड़ा सा बता दूं, सेक्शन नंबर 40A 1A जो टीडीएस वाले प्रोविजन है, आपको टीडीएस काटना चाहिए था बट आपने इस साल टीडीएस नहीं काटा, या इस साल टीडीएस काट लिया बट रिटर्न फाइल करने से पहले जमा नहीं कराया। तो यहां तो रिटर्न फाइल करने का बात ही नहीं आ रही, यहां तो आपने उस साल में टीडीएस ही नहीं काटा। अब अगर उस साल में टीडीएस ही नहीं काटा, काटा ही आपने अगले साल है, तो इस साल तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा, मतलब 70% होगा, 30% नहीं होगा। तो ये दिमाग में लेके चलना, क्या पता वो आगे जाके हमसे एमसीक्यूज में पूछ ले, ये बात ध्यान रखना है। आगे देखो, फिर वो कह रहा है 2 अगस्त, ओहो मेरे बर्थडे का दिन, 2 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है। ऑन 2 अगस्त 2024 ही परचेज ए न्यू, ध्यान रखना, न्यू प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹45 लाख रुपए विच वॉज पुट टू यूज, जो है वो 1 नवंबर 24 को की है। अब पुट टू यूज की है 1 नवंबर 24 को, तो ये तो बात कंफर्म है कि यूज जो है वो लेस देन 180 डेज है। यूज जो है वो लेस देन 180 डेज है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना, 180 डेज यूज है, ठीक है, लेस देन। फॉर दिस पर्पज ही बोरो 25 लाख रुपए ऑन एकर्स, आपने 25 लाख रुपए बोरो किए इस पर्पज के लिए और उस पर इंटरेस्ट पे किया 10% पर एनम। रिटर्न डाउन वैल्यू प्लांट मशीनरी की दे रखी है 1 अप्रैल 24 को, तो 95 लाख, ये तो पुरानी है। अब सोच के बोलो, इसके लिए आपने लोन लिया 25 लाख का, याद करो जब से लोन लिया पुट टू यूज तक का जितना भी इंटरेस्ट होता है वो हम कैपिटलाइज करते हैं, ये वो पॉइंट भी आ गया। एक बात मेरे को बताओ यार, यहां पे 25 लाख का लोन लिया तो 25 लाख का 10%, अब अगस्त में लोन लिया आपने और नवंबर में आपने क्या किया, पुट टू यूज किया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का इंटरेस्ट हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट में। तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहां पे निकाल लो, 3/12 कितना आ रहा है जी, तो 25 लाख का 10% मल्टीप्लाई 3/12, तो बैलेंस आ रहा है 62,500 रुपए का ये इंटरेस्ट है, ये हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब मेरी जो नई मशीन है उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, उसकी कॉस्ट बनेगी 45 लाख प्लस में 62,500 अगर मैं जोड़ दूंगा, तो 45 लाख में अगर जोड़ दूंगा तो 45,62,500 रुपए ये कॉस्ट बनेगी जी। मैं दोबारा बोल दूं, 45,62,500 रुपए ये मेरी कॉस्ट बनेगी, बस ये बात ध्यान दो, 45,62,500 रुपए ये मेरी कॉस्ट बनेगी जी, ये मेरी कॉस्ट बनेगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा अब याद करो, इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और जो पुराने वाली मशीन है 95 लाख की, उस पे सिर्फ नॉर्मल मिलेगा, उस पे एडिशनल का मतलब नहीं है। अब आगे देखते हैं, टर्नओवर कह रहा है प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 24-25 की 2.5 करोड़ एंड 3 करोड़, ठीक है। फिर मिस्टर आरव देसाई हैज यूनिट 2, उसकी यूनिट 2 जो है वो SCZ में है, विच कमेंस ऑपरेशन प्रीवियस ईयर 19-20 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 द टोटल टर्नओवर यूनिट जो है वो 130 लाख की है, मतलब टोटल यूनिट के टर्नओवर जो 130 लाख की है। एंड बिजनेस प्रॉफिट जो है वो 30 लाख के है जी, उसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो 80 लाख की, याद करो 10AA, याद करो 10AA भी यहां पे निकल के आएगा, विच वॉज रिसीव इन इंडियन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑनर बिफोर 30 सितंबर, अच्छी बात है। अब अगर एज्यूम शिफ्टेड आउट डिफॉल्ट, क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट रिजीम लेता तो 10AA मिलता नहीं, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता नहीं, उसने डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली, मतलब 10AA मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये बात ध्यान देना। अब वो कह रहे हैं अपना आंसर दो, तो पहले तो उसने पूछा डेप्रिसिएशन निकाल दो 32, अब 32 का मतलब ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल और एडिशनल दोनों बताने हैं, यार नॉर्मल और एडिशनल दोनों बताने, उसने डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 बोला है, 32(1)(2) नहीं बोला, 32 में दोनों की बात होती है। अब बताना 95 लाख तो आपकी पुराने वाली WD है, उसका तो पूरा 15%, फिर ये 45,62,500 एडिशनल 10%, एडिशनल 10%, और फिर 45,62,500 का 7.5% नॉर्मल। अब अगर मैं चेक करता हूं तो 95 लाख का 15%, फिर 45,62,500 का 10%,
फिर 45,62,500 का 7.5%, तो टोटल आएगा 22,23,438 रुपए, 22,23,438 रुपए। ये आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए जी, ऑप्शन नंबर ए आएगा जी। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बात बताओ यार, तुम्हें लग रहा है टोटल इनकम वाले क्वेश्चन है? मैं सही बता रहा हूँ, जो बच्चे एमसीक्यूज कह रहे हैं ना, अगर उनको एमसीक्यूज में दिक्कत है तो जितने तुम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतने तुम्हारे एमसीक्यूज सोल्व करने में इजी होगा। और मैं ना अभी 2 वीडियो बना के डालूंगा, पूरा पेपर का पैटर्न बताऊंगा कि 15 मिनट आपने कैसे यूज करने हैं। ध्यान से सुन लेना सब। अब देखो, पढ़ बहुत लिया, अब आएगी स्ट्रेटजी काम। अगर तुम्हें अब उस 15% बच्चों में आना है जो पास होते हैं, तो उस 15% बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ाई अब कर ली है, वो काम करेंगे स्ट्रेटजी पे। तो मैं 2 वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। एक तो 15 मिनट का यूज कैसे करना है, और 7 रूल्स आपको बताऊंगा टेक्स्ट के पेपर को सोल्व करने के लिए। तो ये नहीं सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाना है, स्ट्रेटजी पे भी ध्यान लगाना है कि हमसे गलती ना हो जाए, क्योंकि इतना तो पढ़ लिया, कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा। पर अगर छोटी छोटी गलती पेपर में करके आगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो जो रैंकर्स है ना, वो कुछ अलग करते हैं। अब वो रैंकर्स क्या अलग करते हैं, वही हमें सीखना है। बस पढ़ाई हमने कर ली अच्छी खासी। अब यहां पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब अगले पर आओ। अब अगर है विच ऑफ द अमाउंट डिसअलाउड, बताओ जी। अब डिसअलाउड कितना होगा, ये तो भी हमने बताया ही था, है ना? ये तो हमने डिसअलाउड बताया ही था। सारे बच्चे बोलो डिसअलाउड। वो 1.5 लाख नहीं था क्या? 1.5 लाख का 30%, तो 1.5 लाख का 30, 45,000। तो 45,000 पे यहाँ पे जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा जी। 45,000 पे यहाँ पे क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगला देखो, वो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल टू डिसाइड 10AA। अब 10AA देख लो जी। अब 10AA एक बार चेक करना, आपको यहां पर 30 लाख का प्रॉफिट है। ये रहा 30 लाख। 30 लाख का प्रॉफिट कितनी टर्नओवर पे है? टर्नओवर दे रखी है 130 लाख। तो 30 लाख का प्रॉफिट 130 लाख पे है। तो 80 लाख की जो एक्सपोर्ट है उस पे कितना है? 30 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई 80, तो ये आ गया 18.46। बट पहले 5 साल पूरा होता है, अगले 5 साल 50%। अब यहां पे चेक करो, 5 साल हो चुके हैं, 19, 20, 24, 25, 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से आगे आ चुके हैं। तो इसका 50% अगर मैं निकालूंगा तो यहां पे आएगा 9.23 समथिंग आएगा जी। तो यहां पे 9.23 समथिंग आएगा। तो 9.23 ये रहा जी, ऑप्शन नंबर बी आएगा जी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो 923077 ये आपका आंसर निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है? तो बताओ, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। 6 नंबर हमारे हो गए जी पक्के। अब अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला देखो, अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जी। कह रहा है मिस्टर राकेश, अब ध्यान से पढ़ना, मिस्टर राकेश गिफ्टेड 6 लाख रुपए। मैं दोबारा बोलूंगा, मिस्टर राकेश गिफ्टेड 6 लाख रुपए टू हिज डॉटर इन लॉ। अपनी डॉटर इन लॉ को 6 लाख रुपए दिए, ठीक है? सुधा, ठीक है? शी इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए इन शेयर्स इन अप्रैल 2024। अब उसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया अप्रैल 2024 में। तो भैया डॉटर इन लॉ को दिए, तो जो वहां से डॉटर इन लॉ इनकम कमाएगी वो किसमें क्लब होंगी? राकेश में। अब उसने 3 लाख रुपए किसमें लगा दिए? शेयर्स में। तो शेयर से आने वाला डिविडेंड किसमें क्लब होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो क्लब होगा राकेश में। तो 3 लाख से डिविडेंड आ रहा है 18,000 रुपए का, तो ये राकेश में क्लब होगा, ये सुधा में क्लब नहीं होगा। ये बात ध्यान दो, क्योंकि 3 लाख से जो डिविडेंड कमाया वो उसमें क्लब होगा जी, ठीक है? उसके बाद फिर शी स्टार्टेड ए बिजनेस इन मई 2024 विद 5 लाख। उसने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। 3 लाख रुपए रिसीव फ्रॉम राकेश एंड 2 लाख रुपए उसकी खुद के हैं। तो 6 लाख मिले थे, 6 में से 3 तो शेयर्स में लगा दिए, तो शेयर से आने वाला डिविडेंड क्लब हो जाएगा। 3 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए, तो बिजनेस में टोटल लगाए 5 लाख, 2 लाख अपने, 3 लाख वो वाले। अब उससे कितना प्रॉफिट कमाया? 90,000। तो मुझसे पूछ रहा है, उसने क्या पूछा मुझसे? कह रहा है व्हाट इज द टोटल इनकम। वो सुधा की टोटल इनकम पूछ रहा है, वो राकेश की टोटल इनकम नहीं पूछ रहा। वो ये नहीं पूछ रहा राकेश में क्लबिंग कितनी होगी, वो कह रहा है सुधा की इनकम कितनी आएगी। तो भाई एक तो ये तो सुधा में नहीं आएगी। अब इस 90,000 में उसने कमाए 5 लाख से, तो सुधा के खुद के 2 लाख रुपए थे, तो देखना कितने आएंगे? 90,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 2 लाख, तो 36,000 रुपए सुधा के हैं, जो सुधा की इनकम में ऐड होंगे, बाकी राकेश की इनकम में जुड़ेंगे। यार एक बात मेरे को सोच के बताओ, 90,000 रुपए उसने कमाए ना। अब 90,000 कमाए किससे? 5 लाख से।
उसके फादर इन लॉ ने गिफ्ट कितने किए, 3 लाख, तो 3 लाख से आने वाले पैसे तो उसमें क्लब हो जाएंगे ना। 2 लाख मेरे हैं तो 2 लाख पे आने वाले मुझ में जुड़ेंगे, तो मुझ में कितने जुड़ेंगे, 36,000। तो मेरी टोटल इनकम जो है वो 36,000 आएगी। ऑप्शन नंबर डी। बताओ जी क्या दिक्कत वाली बात है। डन, लॉक कर दूं, पक्का पक्का। लो जी अब आगे देख लो यहां पे जी। अब अगला वो कह रहा है मिस्टर रोहन टू के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब रोहन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली 10 मई 2014 को विद ए सम एश्योर्ड 18 लाख रुपए। अब 18 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, एनुअल प्रीमियम जो है वो 1.5 लाख है, ठीक है। द पॉलिसी मैच्योर हुई है 22 लाख, इज ड्यू रिसीव बाय हिम, व्हाट विल द टैक्स ट्रीटमेंट। अब सुनो ध्यान से जी, याद है मैच्योरिटी एलआईसी की एग्जम्प्ट होती है अगर कंट्रीब्यूशन हमारा विद इन लिमिट हो। अब यहां पे कितने का समय छोड़ा है, 18 लाख। अब 18 लाख का 10% मतलब 1,80,000 तक हम प्रीमियम दे सकते हैं, उतने की डिडक्शन मिल सकती है। अब उसने कितना दिया, 1.5 लाख, तो लिमिट के अंदर दिया ना। तो अगर प्रीमियम जो है वो लिमिट के अंदर है तो जो पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा वो सारा का सारा सेक्शन 10(10)(d) में एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब यहां पे एक बार चेक कर लो, एंटायर जो है वो पैसा जो है मैच्योरिटी वो एग्जम्प्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान दो। तो सारा का सारा पैसा यहां पे 22 का 22 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, क्योंकि जो हमने प्रीमियम पे किया वो विद इन लिमिट किया, और अगर प्रीमियम हमने विद इन लिमिट के अंदर पे किया तो जो पैसा मिलेगा वो 10(10)(d) में एग्जम्प्ट है। हां अगर ये प्रीमियम इससे ज्यादा होता फिर हम टैक्सेबिलिटी यहां पे अराइज करते जी। क्या बात समझ में आ रही है जी। तो ये पैसा जो है वो सारा का सारा यहां पे एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। तो अब जाके एमसीक्यूज भी हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 एमटीपी के मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिए। अब कल मैं क्या कराऊंगा, जो हमारी 2 एमटीपी और बची हैं, जो 2 एमटीपी सितंबर वाली होगी ना, 2 एमटीपी मई 25 वाली जो थी उसके एमसीक्यूज भी तो मैं करा दूंगा। एक बच्चा एएमटी वाला क्वेश्चन कह रहा है, एएमटी वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा। जिन्होंने एएमटी वाला क्वेश्चन बोला है, रिक्वेस्ट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा। तो कल हम एएमटी वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। कल हमारी मोटा मोटी लास्ट क्लास है, उसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं मिलूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है मैं तुम्हारे साथ लास्ट तक रहूंगा। मुझे तुम्हारे टेक्स्ट में बहुत बढ़िया नंबर चाहिए सर। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुम्हारे 70 से ऊपर नंबर टेक्स्ट में नहीं आए ना, फिर पढ़ाने का फायदा बिल्कुल नहीं है जी। मेरे बच्चे SEZ वाले केस में देखो ना, SEZ वाले केस में क्या होता है, SEZ वाले केस में यहां पे 30 के प्रॉफिट हैं। अब 30 के प्रॉफिट हैं 130 लाख की टर्नओवर पे, तो 30 के प्रॉफिट 130 लाख की टर्नओवर पे, तो 80 लाख की एक्सपोर्ट टर्नओवर है, तो 80 लाख पे कितने होंगे, इतने। अब 5 साल से ऊपर हो चुके हैं तो 50% निकाल लो इसका जी, तो 50% हो गया जी। तो रिश्ना उसका आंसर तो वही 214,500 ही निकल के आ रहा है, मतलब उन्होंने आंसर 214,500 ही दे रखा है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते अब। जबकि मेरे अकॉर्डिंग तो वहां पे एनी 2 चाइल्ड आना चाहिए। री एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन मशीन सर, मतलब डन जी। क्या इसको लॉक कर दें, क्या इसको हम लॉक कर दें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है। अब इसको हम यहां पे पैक करने जा रहे हैं। अब हम कल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे अगेन दोबारा से। और ध्यान रखना जी, मैं आपका वो मैराथन बना बना के डाल दूंगा, तो सारे बच्चे जिनको भी दिक्कत आ रही है वो देख लेंगे जी। एमटीपी क्वेश्चन नहीं कराओगे, बोलो जी करंट को आंसर दो फटाफट से। सारे बच्चे करंट को आंसर देंगे। बच्चा कह रहे एमटीपी क्वेश्चन नहीं कराओगे, एक बार सारे बच्चे करंट को आंसर दे देंगे, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और मेरे बच्चे करण ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में ना, सब हो चुके हैं। नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब थोड़ा सा आप लेट ज्वाइन किया आपने, बस प्रॉब्लम ये है जी ना, नूतन तब नहीं मिलेगा जी, ठीक है। ये सब आरटीपी एमटीपी इसके सब क्वेश्चन हमने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में पैकअप कर दिए हैं जी। क्या बात समझ में आ रही है जी। लीज बैक वाले केस में लेसर क्लेम करेगा, मैं क्लेम नहीं करूंगा जी। लीज बैक वाले वो अगर आप कह रहे हो सेल एंड लीज बैक, तो लीज अगर मैंने लीज पे ली है तो मैं क्लेम नहीं करूंगा, वो लेसर क्लेम करेगा, ये बात ध्यान देना जी। हाँ करण हो चुके हैं क्वेश्चन सारे। रिटर्न ऑफ इनकम वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है जी।
रिवर्स मॉर्गेज की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती, रिवर्स मॉर्गेज एग्जम्प्ट होता है जी। रिवर्स मॉर्गेज जो है वो एग्जम्प्ट होता है, ना ही उसकी इंस्टॉलमेंट टैक्सेबल होती है और ना ही जो तुम रिवर्स मॉर्गेज में एसेट ट्रांसफर करते हो वो टैक्सेबल होता है जी। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।